बहुत समय पहले की बात है। एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ एक नदी के किनारे रहता था। किसान के तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार एक साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के कठिन परिश्रम का परिणाम है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर ही तुम्हारे पिता ने इतने सारे मवेशी खरीदे और इतना बड़ा घर बनाया जिसमें हमारा सारा परिवार आराम से रह सकता है। दोस्तों, उस समय किसान के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े थे जहां से धान के लहलहाते खेत दिखाई दे रहे थे। फसल कटाई के लिए तैयार थी और पके हुए धान की बालियां हवा में झूम रही थीं। किसान का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम श्याम था, अपनी माँ से बोला, माँ, आप सही कह रही हो। मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता है। आज भी मुझे वो दिन याद है। किसान का सबसे छोटा बेटा श्याम अपने पिता की तरह खेती में रुचि रखता था। उसे खलिहान में काम करना बहुत पसंद था। शाम को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसे मजदूरों को संभालना, फसल की उपज को इकट्ठा करना और फिर उसके लिए सही खरीदार ढूंढना जैसे सभी कार्य करने पड़ते थे। किसान के 2 बड़े बेटे भी थे। सबसे बड़े बेटे का नाम प्रकाश था और उसने ज्योतिष का काम शुरू किया। फिर इस काम में उसे बहुत सफलता मिली और उसने काफ़ी धन कमाया। दूसरे बेटे का नाम अनुज था, जिसने व्यापार में सफलता प्राप्त की और वह भी बहुत पैसे कमाने लगा। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था और किसी को भी कोई कष्ट नहीं था। फिर एक दिन किसान बीमार हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। तुम मुझसे एक वादा करो कि बच्चों के बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे मिलजुल कर रहें और घर में कोई भी भेदभाव ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर बिखर जाता है। फिर उसकी पत्नी ने वादा किया और किसान की मृत्यु हो गई। दोस्तों, फिर समय बीतता गया और एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, बेटो, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा मिलजुल कर जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी भी उन्नत नहीं हो पाता है। दोस्तों, फिर वही किसान की पत्नी की बात को सुन करके तीनों बेटे कहने लगे, हाँ माँ, आप जैसा चाहती हो। पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। दोस्तों, फिर अपने बेटों की बात को सुन करके माँ को बहुत ही खुशी हुई। वहीं जो सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम प्रकाश था, वह ज्योतिष में बहुत ज़्यादा निपुण था। इसीलिए आसपास के लोग उस प्रकाश से कई मामलों में राय लेने आते थे। तो प्रकाश का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। वहीं दूसरे नंबर का बेटा, जिसका नाम अनुज था, वह भी एक बड़ा व्यापारी था। उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वहीं सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम श्याम था, वह कड़ी मशक्कत करता था, बहुत मेहनत करता था। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था। फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। दोस्तों, फिर समय धीरे धीरे गुजरता गया। वहीं किसान के 2 बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वहीं जब किसान के 2 बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती हैं और जो सबसे छोटा बेटा श्याम था, उसकी पत्नी घर पर ही कमाई करती रहती है। उसे घूमने के लिए नहीं मिलता, ना ही उसे शौक करने के लिए मिलता है। वहीं जब वह अपने बड़े जेठ और अपनी जेठानी को देखती है तो उसका हृदय दुखी होता है,
कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और दोनों जेठानी ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, वहीं किसान का सबसे छोटा बेटा जो श्याम था, एक दिन उसकी पत्नी जब बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और जब शाम घर वापस आया तो उससे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें घर पर बुलाया है, हमारे आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह यह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास रहें। दोस्तों, वहीं अपनी पत्नी की बात को सुन करके किसान का छोटा लड़का कहने लगा, देखो, खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा, जिससे सब बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, फिर वही पत्नी तमा कर कहने लगी कि ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। दोस्तों, वही पत्नी को गुस्से में देख करके किसान का छोटा लड़का कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊंगा। दोस्तों, फिर उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वहीं पत्नी की बात सुनकर के श्याम कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। दोस्तों, वही किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानी का नज़ारा देख करके पहले से ही छिड़ी हुई थी कि महीना भर आराम करते हैं और ऐशो आराम का जीवन वह सभी बिताते हैं। दोस्तों, फिर ऐसा सोच करके वह श्याम की पत्नी कहने लगी, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले लिया है? घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभीियों के साथ में मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी शौक शान का जीवन जिए? फिर जब उनको अपना ही करना है, हम दोनों की कोई फिक्र नहीं है, वह तो दोनों बाहर रह करके मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। फिर अपनी पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? दोस्तों, फिर तो अपनी पत्नी की बात सुनकर के श्याम की नींद खुल गई और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। दोस्तों, फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुनकर के श्याम को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है, मेरा काम मेरे भाई के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वह दोनों इतने ठाठ से और आराम से जीवन जीते हैं तथा मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। दोस्तों, फिर एक दिन जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए, अब वह शामिल नहीं रहेगा। फिर वहीं अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुन करके माँ को बड़ा झटका लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। दोस्तों, फिर वहीं सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ, मैं अब शामिल नहीं रह सकता हूँ। फिर तो दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और उन्होंने भी कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। वहीं जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था वही सब तैयार किए जाते हैं। वही बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा, पहले हमारे घर की परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। फिर अपनी माँ की बात को सुन करके सभी बेटे तैयार हो जाते हैं और अपनी माँ की बात मान करके अगले दिन
सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद में जब सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप सभी भी भूखे होंगे और बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक से स्थान पर बैठ करके कुछ खाना खा पी लेते हैं। दोस्तों, फिर गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वहीं जब सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगे तो माँ ने कहा, बेटा, हम लोग खाना खाने के लिए तो जा रहे हैं, मगर रुपयों की थैली जो थी वह तो मैं कहीं भूल आई हूँ, जिससे अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें काफ़ी पैसा चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पर पहुँच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है, जो कि मैं इन बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ और तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जाकर के कोई काम ढूंढ लो जिससे कुछ रुपयों की जुगाड़ हो जाए। तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कुछ कमा कर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच पाएंगे। दोस्तों, फिर तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, फिर चलते चलते किसान का छोटा बेटा श्याम जब कुछ दूर बढ़ा तो वह एक स्थान पर पहुंचा जहां कुछ लोग गंभीर चर्चा कर रहे थे। फिर श्याम ने उनसे पूछा, आप लोग इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वहाँ खड़े लोग बोले, इस जमीन के इस हिस्से में हमेशा पानी जमा रहता है और हम यहाँ कुछ भी उगा नहीं पाते। फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तब श्याम ने कहा, अगर मैं आपको धान उगाने का तरीका बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? तब लोग बोले, अगर तुम हमें इस ज़मीन पर धान उगाने का तरीका बताओगे तो हम तुम्हें 200 चांदी की मुद्राएं देंगे। श्याम, जो बहुत ही कुशल किसान था, उसने लोगों को बताया, गोबर और मिट्टी को मिलाकर गोल बनाओ और उन्हें गीला और नरम रखो। फिर हर गोले में बीज डालो और उन्हें सूखने दो। तब गांव वालों ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उन्होंने पूछा, इन गोलों का क्या करें? तब श्याम ने कहा, इन गोलों को इस जमीन में डाल दो। ये गोल जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी अंकित हो जाएंगे। दोस्तों, फिर गांव वालों ने श्याम के बताए हुए तरीके का पालन किया और उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। तब गांव वाले ने श्याम को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी उसे 200 मुद्राएं भेंट दी। दोस्तों, फिर श्याम उन मुद्राओं के साथ अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। दोस्तों, किसान का दूसरा बेटा अनुज घूमते घूमते एक दिन एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ उदास नजर आ रहा था। फिर अनुज ने उससे पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? फिर वह व्यक्ति बोला, हम 4 भाई हैं। हमारे पिता के निधन से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। हम सबने तय किया कि बिल्ली हम सबके साथ रहेगी। फिर एक दिन उस बिल्ली की एक टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी। बिल्ली को आँच अच्छी लगती थी, इसीलिए वह चूल्हे के पास सोने चली गई। जैसे ही वह सोई, चूल्हे से निकली एक चिंगारी उसके तेल लगे कपड़े पर गिर गई और आग लग गई। जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में भी आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने इसका सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया, क्योंकि आग की शुरुआत उस टांग से हुई थी जो मेरे हिस्से में आई थी। मामला पंचायत तक पहुंचा और पंचों ने कहा कि जिस टांग से आग लगी वह मेरे हिस्से की थी, इसीलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना होगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? इसी वजह से मैं चिंतित हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर अनुज ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं
तो तुम मुझे क्या दोगे? फिर व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें 400 सोने के सिक्के दूंगा। शर्त मानने के बाद अनुज ने कहा, ठीक है, तुम अपने पड़ोसियों और गांव के बुजुर्गों को बुलाओ, मैं शीघ्र ही आऊँगा। व्यक्ति ने गांव के सभी लोगों को बुला लिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए और हर किसी की बात सुनी गई, तब अनुज ने कहा, यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सही है कि उस जख्मी टांग पर तेल की पट्टी बंधी थी। यह भी सही है कि बिल्ली के भागने से घरों में आग लगी। लेकिन एक बात आपने नहीं सोची कि जख्मी टांग के साथ बिल्ली भाग ही नहीं सकती थी। टूटी हुई टांग किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी 3 सही टांगों से भागी, जिससे चारों ओर आग लगी। अब आप ही बताइए, क्या दोष टूटे हुए टांग का है या सही टांगों का? फिर अनुज की इस बात से गांव वाले अचंभित हो गए और सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अंततः फैसला हुआ कि सही 3 टांगों के मालिक को हर्जाना देना होगा। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के अनुसार अनुज को 400 सोने की मुद्राएं भेंट की। फिर किसान का दूसरा बेटा भी 400 सोने के सिक्के लेकर अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आया। दोस्तों, अब किसान का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम प्रकाश था, वह भी कमाई के लिए निकला। फिर चलते चलते वह एक बड़े घर में पहुंच गया, जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी, जिससे उस घर के बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। फिर प्रकाश सोचने लगा कि इतनी बड़ी हवेली में रहने वाला कोई क्यों रो रहा है। तब प्रकाश ने पहरेदार से पूछा, महोदय, इस घर से रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? तब पहरेदार ने कहा, आप अंदर जाकर खुद पूछ सकते हैं। फिर मोहन घर के अंदर गया और पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? दोस्तों, रोने वाला व्यक्ति जो एक मंत्री था, वह बोला, हमारे राजा ने मुझसे हाथी का वजन पता करने को कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सिर कटवा देगा। फिर मंत्री के रोने की बात सुनकर प्रकाश ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? फिर मंत्री ने कहा, अगर तुम मुझे हाथी का वजन बता दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। तब प्रकाश ने शर्त मान ली और मंत्री से कहा कि उसे हाथी के पास ले चलें। जब वे हाथी के पास पहुंचे तो प्रकाश ने कहा, हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां कई नावें हों। तब मंत्री ने ऐसा ही किया और प्रकाश ने नाव वाले से कहा कि हाथी को नाव में खड़ा करो। दोस्तों, जैसे ही हाथी नाव में खड़ा हुआ, नाव पानी में धंसने लगी और जब नाव धंसना रुक गई तो प्रकाश ने कहा, जहां नाव रुकी है वहां निशाना लगा दो और फिर हाथी को नाव से बाहर निकाल दो। दोस्तों, फिर निशान लगने के बाद हाथी को नाव से बाहर निकाल दिया गया और प्रकाश ने कहा, जब इस नाव में इतने पत्थर भर दो कि नाव उस निशान तक पहुंच जाए जहां पहले रुकी थी। दोस्तों, फिर पत्थर भरने के बाद जब नाव निशान तक पहुंच गई तो प्रकाश ने कहा, पत्थर डालना बंद करो और पत्थर निकाल लो। इन पत्थरों का वजन ही हाथी का वजन होगा। दोस्तों, मंत्री ने इस उपाय से हाथी का वजन पता कर लिया और प्रकाश को 1000 सोने की मुद्राएं दी। फिर वह भी प्रकाश मुद्राओं के साथ अपनी माँ के पास मंदिर लौट आया। दोस्तों, इस प्रकार सभी भाई जब धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास उतना ही पैसा बचा जिससे वह खर्च करके अपने घर वापस जा सकें। दोस्तों, जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ में घर वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर के जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिलकर के एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भरकर खाना खा पाते और ना ही वापस घर आ पाते।
इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है। जब उसकी सीख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का अभाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी, और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा ना होने दूंगी। एक प्यासा आदमी एक कुएं के पास गया जहां एक जवान औरत पानी भर रही थी। उस आदमी ने औरत से थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा। उस औरत ने खुशी से उस व्यक्ति को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने औरत से पूछा कि आप मुझे औरतों के क्रिया चरित्र के बारे में कुछ बता सकती हैं? इतना सुनते ही वह औरत जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। औरत की आवाज़ सुनकर गांव के लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे। गांव के लोगों को कुएं की ओर आता देख उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उस औरत ने कहा, ताकि गांव वाले आएं और आपको खूब पीटें, और इतना पीटें कि आपके होश ठिकाने लग जाएं। यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मुझे माफ़ करें, मैं तो आपको एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। तभी उस औरत ने कुएं के पास रखा मटके का सारा पानी अपने शरीर पर डाल लिया और अपने शरीर को पूरी तरह भिगा डाला। इतनी देर में गांव वाले भी कुएं के पास पहुंच गए। गांव वालों ने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ? औरत ने कहा, मैं कुएं में गिर गई थी। इस भले आदमी ने मुझको बचा लिया। यदि यह आदमी यहाँ नहीं आता तो आज मेरी जान चली जाती। गांव वालों ने उस आदमी की बहुत तारीफ की और उसको कंधों पर उठा लिया। उसका खूब आदर सत्कार किया और उसको इनाम भी दिया। जब गांव वाले चले गए तो औरत ने उस आदमी से कहा कि अब समझ में आया औरतों का क्रिया चरित्र। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि अगर आप औरत को दुख देंगे और उसे परेशान करेंगे तो वह आपका सब सुख चैन छीन लेगी, और अगर आप उसे खुश रखेंगे, इज्जत देंगे, तो वह आपको मौत के मुंह से भी निकाल लेगी। प्रिय दर्शकों, आज की यह वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस प्रकार की यदि आप भविष्य में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।